हाय फ्रेंड्स, आई एम सुनीत संजय फ्रॉम रेनविच इन्वेस्टमेंट और आज हम डिस्कस करेंगे एक इंटरेस्टिंग इंडेक्स का। तो रिसेंटली दिसंबर में निफ्टी इंडिया डिजिटल इंडेक्स फंड लॉन्च हुआ था और ये इंडेक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आईटी इंडेक्स हमारे एनएससी में ऑलरेडी है, बट डिजिटल इंडेक्स जो लॉन्च हुआ है इसका इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये डिजिटल थीम पे आधारित है और हमने लास्ट 1 ईयर में डिजिटल जितने स्टॉक्स है, चाहे वो टेक्नोलॉजी के डायरेक्टली आईटी कंपनी के स्टॉक्स हो या फिर डिजिटल कंपनीज लाइक नाइका, पेटीएम, इस तरह की कंपनीज के आईपीओ भी देखे हैं। और इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी एनेबल्ड कंपनीज है लाइक एप्पल है या तानला प्लेटफॉर्म है, इस तरह की कंपनीज जो है उन्होंने भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो ये सारी चीजों को कंसिडर करके ये समझ सकते हैं कि डिजिटल जो है इसका इंपॉर्टेंस पैंडेमिक की वजह से बहुत ज्यादा भी हो गया है और इन जनरल जो है अर्निंग विजिबिलिटी टेक्नोलॉजी कंपनीज की बहुत स्ट्रॉन्ग है और स्पेशली ड्यू टू कोविड ये चीजें और क्लियर हो गई। इस इंडेक्स की कुछ खास बात करूं तो पहला तो ये कि ये इंडेक्स के अंदर 30 स्टॉक्स होंगे। तो ये जो 30 स्टॉक्स सिलेक्ट होंगे ये बेसिकली बेस्ड ऑन देयर मार्केट कैप, फ्री फ्लोट मार्केट कैप के हिसाब से ये स्टॉक्स आइडेंटिफाई होंगे और इसमें जितने भी स्टॉक्स हैं इनकी कैपिंग लगाई गई है, 7.5 से 8% की कैपिंग लगाई गई है, यानी इससे ज्यादा एलोकेशन कोई भी एक पर्टिकुलर स्टॉक का नहीं होगा। और ये जितने स्टॉक्स है ये अलग अलग सेक्टर से सिलेक्ट होंगे, तो ये जितने भी सेक्टर्स है उनकी भी कैपिंग लगाई गई है। मोर देन 50% कोई भी एक पर्टिकुलर सेक्टर से सिलेक्ट नहीं होगा। जैसे कि हम निफ्टी आईटी इंडेक्स को देखते हैं तो वो प्राइमरी आईटी सर्विसेज इंडेक्स को, सर्विसेज के कंपनीज को ज्यादा डिनोट करता है, तो वहां पे कैपिंग नहीं है। तो यहाँ पे इस इंडेक्स का पर्टिकुलर रीजन ये है कि इसमें आईटी सर्विसेज जैसे पर्टिकुलर सेक्टर की 50% के बियॉन्ड की कंपनीज नहीं होंगी और ये साल में 2 बार रिव्यू होगा बेस्ड ऑन द डेटा दैट विल बी सिलेक्टेड। जनवरी एंड और जुलाई एंड पे डेटा सिलेक्ट किया जाएगा और उस बेसिस पे स्टॉक्स को चर्निंग किया जाएगा या रिव्यू किया जाएगा। एनएससी ने रिसेंटली दिसंबर 15, 2021 में लॉन्च किया था निफ्टी इंडिया डिजिटल इंडेक्स फंड। निफ्टी इंडिया डिजिटल इंडेक्स फंड की बात करें तो ये काफी इंटरेस्टिंग इंडेक्स है क्योंकि ये सिर्फ आईटी कंपनीज में निवेश नहीं करता है, ये सिर्फ आईटी कंपनीज को अपने इंडेक्स में इंक्लूड नहीं करता है, ये बेसिकली डिजिटल थीम पे आधारित है। यानी कि आज के टाइम पे काफी सारे इमर्जिंग सेक्टर्स हो गए हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छी तरीके से यूज किया जाता है। उदाहरण के तौर पे वो कंप्यूटर्स में सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के अलावा डिजिटल एंटरटेनमेंट, ई कॉमर्स, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी एजुकेशन, आईटी एनेबल्ड सर्विसेज, ई लर्निंग, ट्रैवल टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम इक्विपमेंट, टेलीकॉम सर्विसेज, टेलीकॉम केबल्स, इस तरीके के डिफरेंट इंडस्ट्रीज को कैटर करने वाले जितने कंपनीज है जो स्पेशली टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे तरीके से यूज करते हैं, इस तरीके की डिजिटल कंपनीज को ये इंडेक्स ट्रैक करता है और इसमें से इंक्लूड करता है जो सबसे अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स होते हैं बेस्ड ऑन मार्केट कैप। और यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो इवन कमिंग डेज में एआई और मशीन लर्निंग बेस्ड जो कंपनीज है उनको भी इस थीम के अंदर या इस इंडेक्स के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। तो इस तरीके का इंडेक्स है ये। और यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो करंटली इस इंडेक्स के अंदर 52% एलोकेशन आईटी कंपनीज का है। तो ये 50% का कैप है एवरी सेगमेंट का, तो मोर देन 50% यूजुअली कोई भी इंडेक्स या कोई भी एक पर्टिकुलर सेक्टर का इस इंडेक्स के अंदर होगा नहीं। इसके बाद टेलीकॉम का 22%, कंज्यूमर का 14%, सर्विसेज का 8% और मैन्युफैक्चरिंग का 4%, इस तरीके का एलोकेशन है। तो यहाँ पे मैं अगर स्टॉक्स की बात करूँ तो सबसे पहले आईटी की बात करता हूँ जो 52% का एलोकेशन है, तो वो है टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल, टेक महिंद्रा, कोफोर्ज, एलएनटी इन्फोटेक, माइंडट्री, एम्फेसिस, एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, हैप्पीएस्ट माइंड्स, बिरला सॉफ्ट, ओरेकल, सोनाटा सॉफ्टवेयर, फर्स्टसोर्स, इंटेलेक्ट डिजाइन, साइंट। तो इस तरह की कंपनीज है आईटी से। और 3 इंटरेस्टिंग कंपनीज है जो प्योरली आईटी कंपनीज मैं डेफिनेटली नहीं कहूंगा, बट वो विद इन टेक्नोलॉजी इंटरेस्टिंग कंपनीज है। तो वो है एप्पल, तानला और टाटा एलेक्सी। तो टाटा एलेक्सी मैंने कई बार अपने वीडियोस में भी कहा है, ये स्पेशली ऑटोमेटेड कार्स और ऑटोमेशन इन अदर इंडस्ट्रीज, चाहे वो हेल्थ केयर हो या अक्रॉस अदर टेलीकॉम कम्युनिकेशन हो, इस तरीके के इंडस्ट्री के ऑटोमेशन रिलेटेड काम करती है। करेंटली ऑटोमेटेड कार्स के ऊपर बहुत ज्यादा काम हो रहा है टाटा एलेक्सी में, तो ये एक इंटरेस्टिंग कंपनी है। इसके अलावा एप्पल और तानला की मैं बात करूं तो पहले तानला प्लेटफॉर्म की बात करता हूं। तो तानला प्लेटफॉर्म जो है ये क्लाउड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है। तो ये बेसिकली अपने कस्टमर्स और जितने इनके कस्टमर्स के रेसिपिएंट्स होते हैं यानी उनको मैसेजेस सेंड करने में हेल्प करता है। ये आप इस तरीके से समझ सकते हो कि एक सिस्टम है और सिस्टम से ऑटोमेटिकली काफी सारे मैसेजेस आपके सेल फोन में रिसीव होते हैं, राइट। तो वो मैसेजेस डिलीवर करने के लिए एक सिस्टम से ऑटोमेटिकली तानला प्लेटफॉर्म को यूज किया जाता है। उदाहरण के तौर पर जो वैक्सीनेशन की ड्राइव चल रही है जहाँ पे आपको कंटिन्यूसली ओटीपी मिलता है या आपकी जब वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाती है तो आपको वैक्सीनेशन का कंफर्मेशन का मैसेज मिलता है, ये पूरा का पूरा तानला प्लेटफॉर्म के थ्रू ड्राइव हो रहा है। तो इस तरीके का इसका प्लेटफॉर्म का यूसेज है। अगली कंपनी की बात करूं तो एप्पल। तो एप्पल इंडिया जो है ये एक टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसका एक प्रोप्राइटरी कंज्यूमर इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है। ये बेसिकली एक पैस है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है, जो बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग के लिए अपने क्लाइंट्स को हेल्प करती है, चाहे वो डिस्कवर करने में हो या फिर अपने कस्टमर्स जो डिस्कवर हुए हैं, जो लीड्स जनरेट हुई है
उसको एक्वायर करने में हो, उनको एंगेज करने में हो, या फिर उनको री एंगेज करने में, इस तरीके का इसका प्लेटफॉर्म है। और ये ओरिजिनली एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी है। 2005 में ये सिंगापुर में स्टार्ट हुई थी, हालांकि इसका एक बहुत बड़ा ऑफिस इंडिया में भी है। और जैसे मैंने कहा कि ये प्राइमरली मोबाइल एडवर्टाइजिंग को फोकस करती है। अगला सेगमेंट है टेलीकॉम। तो टेलीकॉम के अंदर मैं बात करूं तो एयरटेल, स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज, वोडाफोन इंडिया और टाटा कम्युनिकेशन, ये 4 कंपनीज है। और वहीं इस इंडेक्स के अंदर अगला सेक्टर है कंज्यूमर। तो कंज्यूमर सेगमेंट में अगर मैं बात करूं तो इस इंडेक्स के अंदर इन्फो एज, इंडिया मार्ट और जस्ट डायल, ये 3 कंपनीज है। तो ये 3 कंपनीज को हम कंज्यूमर कंपनीज भी कह सकते हैं और ई कॉम कंपनीज भी कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्पेशली मैं इन्फो एज की बात करूं तो इन्फो एज जो है स्टार्टअप्स में बहुत इन्वेस्ट करती है। तो ये एक इंटरेस्टिंग कंपनी बन जाती है, क्योंकि डायरेक्टली आप स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो बहुत ज्यादा ऑप्शंस होते नहीं है, क्योंकि बाय द टाइम जो कंपनीज लिस्ट होती है या बहुत ज्यादा ऑप्शंस आते नहीं है स्टार्टअप्स के, स्पेशली इन द लिस्टेड स्पेस। तो वहाँ पे डायरेक्टली आप इन्फो एज के थ्रू स्टार्टअप्स में निवेश कर सकते हो। और वहीं मैं सर्विसेज की बात करूँ तो सर्विसेज के अंदर है IRCTC, और वहीं मैन्युफैक्चरिंग की बात करूँ तो हनीवेल ऑटोमेशन। तो ये कंपनीज है इस इंडेक्स के अंदर। तो जितने भी स्टॉक्स डिस्कस किए वहां पे आप देख सकते हो कि मोरलेस टेक्नोलॉजी के सारी कंपनी, सारे सेक्टर्स को इसने अच्छे से कंसीडर किया है। लेकिन एक पर्टिकुलर सेक्टर है ई कॉमर्स का, जहां पे स्पेशली जो नई एज कंपनीज है, कंपनीज लाइक जोमेटो है, पेटीएम, नाइका, इस तरह की कंपनीज इस इंडेक्स के अंदर मिसिंग है। तो मुझे लगता है कि प्राइमरली इन लोगों ने जो लॉस मेकिंग कंपनीज है, या फिर जो इवन नाइका की बात करें तो ये प्रॉफिटेबल भी है, तो बहुत छोटा प्रॉफिट है इनका कंपेयर टू इट्स रेवेन्यू। तो ये सारी चीजों को कंसिडर किया गया है इन ऑर्डर टू सिलेक्ट द कंपनीज। हालांकि इंडेक्स के अंदर या एनएससी ने इस बारे में क्लियरली बताया नहीं है कि क्यों, या कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया है प्रॉफिट एंड लॉस का भी। बट लुकिंग एट द कंपनीज ऐसा लगता है कि लोगों ने प्रॉफिट एंड रेवेन्यू को भी कंसीडर किया है इन सिलेक्टिंग द स्टॉक्स। अब आ जाते हैं टॉप 10 होल्डिंग्स की। तो टॉप 10 होल्डिंग्स जो है बता देता है कि मोटा मोटा पैसा आपका अगर आप इस इंडेक्स के थ्रू निवेश करते हो तो कहां लगता है। तो उसमें से नंबर 1 पे है IRCTC विद ओवर 8% एलोकेशन। उसके बाद आ जाता है एयरटेल विद ओवर 8% एलोकेशन। और उसके बाद तीसरा आ जाता है इन्फोसिस विद 7.78% एलोकेशन। और उसके बाद आ जाता है विप्रो विद 7.65% एलोकेशन। तो इस तरीके का एलोकेशन है इन टॉप 4। और अगली कंपनी है TCS विद 7.16% एलोकेशन। तो ये जो 5 कंपनी है ये बता देते हैं किस तरीके का होल्डिंग है। काफी स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है, मोर और लेस 8% के आसपास का ही होल्डिंग है ये जितनी टॉप 5 कंपनीज है। और वहीं बाकी 6 to 10 कंपनी की बात करें तो टाटा कम्युनिकेशन विद 7.09% एलोकेशन। उसके बाद आ जाता है इन्फो एज विद 6.93% एलोकेशन। उसके बाद आ जाता है HCL विद 6.83% एलोकेशन। उसके बाद आ जाता है टेक महिंद्रा विद 6.67% एलोकेशन। और अगली कंपनी आ जाती है इंडिया मार्ट विद 5.74% एलोकेशन। तो आप देख सकते हो कि मोटा मोटा जो है इसमें ऑलमोस्ट 70% एलोकेशन ये टॉप 10 होल्डिंग्स के अंदर ही लगा है। अब अगर हम समझे ऐसा क्या चल रहा है डिजिटल थीम के अंदर कि इतना ज्यादा कंपनीज इतना अच्छा परफॉर्म भी कर रही है, तो उसका प्राइमरी रीजन है एक तो स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब क्या है कि यूजुअली आपको एक कोई भी ऑडियंस को रीच करना है, कुछ कस्टमर्स को रीच करना है, तो आपको फिजिकल स्टोर खोलना पड़ता है, आउटलेट्स होने चाहिए। और पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो आपको अक्रॉस इंडिया बहुत सारे स्टोर्स खोलने पड़ता है, उसमें टाइम भी लगता है, कॉस्टिंग भी आती है, मैन पावर की हायरिंग भी होती है। तो स्केलेबिलिटी के लिए टाइम लगता है। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ओवर वर्ल्ड, अक्रॉस वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके की स्केलेबिलिटी आप डिजिटल थीम के थ्रू प्ले कर सकते हो। कंपनीज जो डिजिटल कंपनीज होती है वो इजिली अक्रॉस वर्ल्ड रीच आउट कर सकती है। तो इसलिए स्केलेबिलिटी का फैक्टर इंटरेस्टिंग हो जाता है। जस्ट टू गिव यू एग्जांपल, मैं तानला प्लेटफॉर्म की बात करता हूं। तो तानला प्लेटफॉर्म में करंटली 800 बिलियन इंटरैक्शंस होते हैं। कितने होते हैं? 800 बिलियन इंटरैक्शंस एवरी ईयर। और इसका मैं जस्ट टू गिव यू आइडिया, 70% ऑफ इंडिया का जो SMS ट्रैफिक है वो तानला प्लेटफॉर्म के थ्रू होता है। इमेजिन कीजिए अगर फिजिकली ये कंपनी रन हो रही होती, कोई भी कंपनी, उसको अगर 70% ऑफ द इंडियाज ऑडियंस को अगर रीच आउट करना पड़े तो उसे बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा। और उस तरीके का रीच आउट ये प्लेटफॉर्म कर सकती है। इसका एक इन हाउस इन लोगों ने एक ब्लॉकचेन कंसेप्ट के ऊपर ट्रू ब्लॉक करके एक यूज केस बनाया, जिसके थ्रू ये अक्रॉस इंडिया 70% का A2P SMS ट्रैफिक को रीच आउट करते हैं। मैसेजेस अपने फोन में जो आते हैं सिस्टम के थ्रू, वो इन तानला प्लेटफॉर्म के थ्रू रीच आउट होते हैं। तो इस तरीके का स्केलेबिलिटी है डिजिटल कंपनीज के अंदर। अगला फैक्टर आ जाता है नेग्लिजिबल डेट। तो यूजुअली हम अपने कई वीडियोस में बता चुके हैं कि डेट टू इक्विटी रेशियो जो है लो होना चाहिए कोई भी एक अच्छी फंडामेंटल कंपनी के अंदर। और यहाँ पे नेग्लिजिबल डेट का इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि डिजिटल कंपनीज जो होती है वो कैश काउ मशीन होती है, और वो जो है वो बहुत ज्यादा डेट पे विश्वास नहीं करती। मोस्टली एक बार इक्विटी रेस करने के बाद जो है इक्विटी के थ्रू जो पैसा रेज होता है उसी से उसकी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट्स आते रहते हैं, और वो प्रॉफिट से ही अपने फर्दर बिजनेस को ग्रो कर पाती है। उसे डेट की एक्चुअली जरूरत होती नहीं है।
जस्ट टू गिव यू एग्जांपल, ये जितने भी कंपनीज है इनमें से मोस्ट ऑफ द कंपनीज के आप डेट टू इक्विटी रेशियो देखो, एलिजिबल डेट टू इक्विटी रेशियो है। अगर एम्फेसिस की बात करो तो 0.24, और वहीं मैं विप्रो की बात करूँ तो 0.22, ये दोनों, और इवन कोफोज की बात करूँ तो 0.21, ये तीनों जो है सबसे हाईएस्ट है। और ये इवन हाईएस्ट वाले की बात करूँ तो ये तीन की भी डेट टू इक्विटी रेशियो नेग्लिजिबल है। तो ये बताता है कि क्यों ये कंपनीज को इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है। अगला फैक्टर आ जाता है हाई एफसीएफ यानी हाई फ्री कैश फ्लो। तो कंटिन्यूअसली कंपनीज के ऑपरेटिंग प्रॉफिट इतने तगड़े होते हैं कि फ्री कैश फ्लो जो है इनके लगातार जनरेट होते हैं, और यही प्राइमरी रीजन है। तो वैसे करंटली अगर मैं बात करूं तो आईटी कंपनीज ने अक्रॉस स्मॉल कैप, मिड कैप एंड लार्ज कैप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया है इन टर्म्स ऑफ शेयर प्राइस। और जितने भी इंडस्ट्री के स्टॉलवर्ड्स है, फंड मैनेजर्स है, उनको लगता है कि ई री रेट जो हुआ है आईटी कंपनीज के अंदर ये सस्टेन करेगा। और उसका प्राइमरी रीजन ये है कि जो इनका फ्री कैश फ्लो जो है ये अक्रॉस इंडस्ट्रीज, अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स, इतना अच्छा फ्री कैश फ्लो आपको कोई और इंडस्ट्री में देखने को नहीं मिलता, और इसीलिए इन कंपनीज को री रेट होने का बिल्कुल हक मिलता है। इंडस्ट्री वेटरन्स आपको यही बोल रहे हैं। तो यहाँ पे चीजें इंटरेस्टिंग रहेगा। तो आने वाले टाइम में पता चलेगा कि ये जो पी री रेट हुआ है ये सस्टेनेबल है कि नहीं है। तो यूजुअली पी रेशियो जो है आपका कोई भी कंपनी का जो है वो दो तरीके से करेक्ट होता है। या तो वो टाइम बाउंड होता है, यानी कि पी जो है वो वही रहेगा, कंपनी के प्राइसेस जो है फॉल नहीं करते, अर्निंग्स कंटिन्यूसली कैचअप करते हैं। तो उससे क्या होता है कि पी रेशियो धीरे धीरे डिक्रीज करने लगता है। तो उस तरीके से डी रेट हो सकता है। और या फिर दूसरा तरीका है कि पी रेशियो जो है वो वहीं पे रह जाए, तो कंपनीज के जो शेयर प्राइसेस है वो फॉल नहीं करे और अर्निंग्स जो है कैचअप करे। तो या तो पी रेशियो जो है वो वहीं पे रहेगा या फिर पी रेशियो धीरे धीरे डिक्लाइन करेगा। तो एज पर इंडस्ट्री वेटरन्स जो है ये पी रेशियो हो सकता है कि ये सस्टेन कर पाए, एटलीस्ट इंडस्ट्री वेटरन्स को ये लगता है, क्योंकि प्राइमरी रीजन ऑफ फ्री कैश फ्लो मशीन। अगला फैक्टर आ जाता है एडेप्टेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। तो एडेप्टेशन ऑफ टेक्नोलॉजी जो है ये इंटरेस्टिंग है कि सिचुएशन ऐसी हो गई है। तो उसमें से एक तो जियो का एक मेजर भूमिका रहा है इन इंडिया, क्योंकि जियो ने जिस तरीके से एक लोअर कॉस्ट पे इंटरनेट अक्रॉस इंडिया अवेलेबल कर दिया है, जिस वजह से क्या है कि लोग जो है ऑनलाइन शॉपिंग हो या क्रेडिट कार्ड यूज हो या इंटरनेट बैंकिंग यूसेज हो, हर तरीके से टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से अडेप्ट कर पा रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है कि डिजिटल कंपनीज, जो कंपनीज टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे तरीके से लेवरेज करती है या टेक्नोलॉजी के इम्प्लीमेंटेशन करती है, चाहे वो क्लाउड के हो, मशीन लर्निंग हो, ईआरपी हो, इस तरीके के, उनको बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। और यहाँ पे एक और फैक्टर आया था कोविड, जिसने अक्रॉस वर्ल्ड डिसरप्शन ले आया। ये बेसिकली कोविड ने फोर्स किया, जो लोग कंप्यूटर को या टेक्नोलॉजी को अडेप्ट नहीं करना चाहते थे उनको भी अडेप्ट करवाया, और जो कंपनीज के पास इनफ टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर था नहीं उनको भी टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लाने पे मजबूर किया। और इसीलिए जो कंपनीज ने अपने टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया नहीं था लास्ट कई डेकेड से, उन लोगों ने भी बहुत हेवी इन्वेस्टमेंट करी है लास्ट 2 ईयर्स में और आने वाले टाइम में कर रही है। तो ये जो चीजें, ये टेक्नोलॉजी के अंदर इतना इन्वेस्टमेंट जो आ रहा है, ये प्राइमरी रीजन है कि डिजिटल थीम की कंपनीज जो है अच्छा परफॉर्म भी कर रही है और उनका बिजनेस भी काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग है। तो टेक्नोलॉजी एडॉप्शन जो 10 साल में होना था वो 2 साल में हो रहा है। ये जो चीजें, ये प्राइमरी कोविड के वजह से एक मेजर रीजन रहा है। तो निफ्टी का ये जो डिजिटल इंडेक्स है, इसको आप एनएससी की साइट से इनके कंपनीज जो है जो एवरी 6 मंथ्स में रीबैलेंस होती है उसको आप ट्रैक करके उन कंपनीज में निवेश भी कर सकते हो। इसका फ्यूचर में कभी इंडेक्स का ईटीएफ भी आया या फंड भी आया तो डेफिनेटली मैं कम्युनिटी पे पोस्ट कर दूंगा या फिर टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट कर दूंगा। और करेंटली मैं बात करूं तो टेक्नोलॉजी के अंदर म्यूचुअल फंड्स में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक फंड, ये एक इंटरेस्टिंग फंड है जिसको आप निवेश करने का सोच सकते हो। ये सिमिलर टू द कंपनीज वी डिस्कस्ड, इसने भी डिजिटल थीम बेस्ड कंपनीज में भी एलोकेशन ले रखा है और लास्ट 10 ईयर्स में इसने 842% के अमेजिंग रिटर्न्स भी दिए हैं। तो इसका एक डिटेल्ड वीडियो भी मैंने बनाया था जिसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ, आप चाहो तो वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। तो ये जो 30 स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपके पास इनमें से कौन से स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में अवेलेबल है। और अगर आप चाहते हो कोई पर्टिकुलर टॉपिक में अपने चैनल पे कवर करूं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। That's all for today. Thank you. तो यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, तो ये कोई बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। ये बेसिकली लर्निंग पर्पस से वीडियो बनाई गई है ताकि आप ये सीख सको कि एनालिसिस किस तरीके से करना चाहिए और किस तरीके से हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स को देखना चाहिए। और अगर आपको यूजफुल लगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल है रेनबेस इन्वेस्टमेंट, जिसको आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।